एवरीवन, कुकर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम CDP यानी बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड को, जिन्होंने की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। और ये मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। और इन्होंने जो हमारा मन है उसके 3 टाइप बताए हैं। पहला होता है हमारा चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन। मतलब चेतन मन, अचेतन और अचेतन, इन्होंने हमारे मन के 3 टाइप बताए हैं। तो ये जो सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इसमें इन्होंने मन के 3 टाइप बताए हैं। ये है हमारा मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मानव के विकास के लिए है और इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने इसके 3 स्तर बताए हैं। मतलब मन के जो है इसमें 3 स्तर बताए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, तो जो प्रतिपादन है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है हमारा, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। और इसमें हम मन या मस्तिष्क का विश्लेषण करेंगे। मतलब मन जो हमारा वो कितने प्रकार का होता है, तो उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है हमारा चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा चेतन मन। ये मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। मतलब जो पहला मन होता है हमारा, जो चेतन मन होता है, वो वर्तमान में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी थिंक करते हैं, सोच करते हैं, मतलब सोचते हैं हम, थिंक करते हैं, या जिन कामों को करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये मन जो है प्रेजेंट टाइम से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, जो हमारा चेतन मन होता है। अब बात करें दूसरे मन की, तो दूसरा है हमारा अर्धचेतन मन। दूसरा कौन सा है? अर्धचेतन मन। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद हम उसे याद कर सकते हैं या याद किया जा सकता है। जो हमारा दूसरे टाइप का मन है अर्धचेतन मन, इसमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ें हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो हमें तुरंत याद नहीं होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें याद किया जा सकता है। ये दूसरे मन की कंडीशन है, जो हमारा अर्धचेतन मन है। जो चेतन मन है उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो प्रेजेंट टाइम से संबंधित होता है। और अर्धचेतन जो मन होता है हमारा, ये इसमें क्या होता है, चीज़ें एकदम याद नहीं होती हैं और कुछ समय के बाद चीज़ें याद की जा सकती हैं। अगला है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन है हमारा, इसमें वे बातें होती हैं जो भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। मतलब ये जो मन है हमारा अचेतन मन जो है, इसमें वे बातें होती हैं जो हमें याद करने पर याद नहीं आती हैं और हम उन बातों को भूल चुके हैं। तो ये अर्धचेतन मन में होती हैं, अचेतन मन में। अब फ्रायड ने जो पर्सनालिटी है, फ्रायड ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। जो हमारी पर्सनालिटी है उसे कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में फ्रायड ने। पहला भाग है हमारा इड यानी इदम। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब जो पहला है स्तर हमारा, जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके भी 3 भाग बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। इसमें क्या है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, या कहना चाहिए सेक्स, तो इसे सेटिस्फाइज करना होता है।
तो इसमें क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाइड करना होता है और सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना, मतलब इसमें यह है कि आप समाज की चिंता नहीं करेंगे, नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करेंगे कि हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूर्ण हो जाएं। ये हमारा इदम में बताया है। और वो जो है बिना नैतिक मूल्यों और सामाजिक की परवाह किए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है कि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगला आता है हमारा ईगो। ईगो मतलब अहम, घमंड कह सकते हो एक तरह से, घमंड, ईगो। ये आवश्यकताओं या इच्छाओं संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। जो दूसरा है हमारा पर्सनालिटी, तो दूसरी है ईगो। इसमें क्या होता है, ये जो है इच्छाओं और संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। मतलब जो हमें इच्छाएं पूरी करनी है या कोई कार्य करना है तो हमें किस तरह से करना है, ये उन सारी चीज़ों की योजना बनाता है और उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है और परिणामों की चिंता भी करता है। तीसरा है हमारा परायम यानी सुपर ईगो। ये समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करता है। जो सुपर ईगो है हमारा, ये क्या होता है, ये समाज के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, ये उनके द्वारा काम करता है, जो सुपर ईगो हमारा होता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। मतलब यह है कि जिन लोगों में या जिन व्यक्तियों में सुपर ईगो ज्यादा होगा वो बुरे कामों से उतना ही दूर होंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल चोरी ना करना या झूठ ना बोलना, जिनमें ये परायम होता है वो लोग झूठ कम बोलते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं। फ्रायड ने मानसिक स्तरों, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है। मतलब जो फ्रायड थे और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इन्होंने जो है जो हमारी पर्सनालिटी है उसके भी 3 भाग बताए और जो हमारा मन है उसके भी 3 भाग बताए। और ये हमारी फ्रायड के जो मानसिक स्तर हैं उनमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसे हमारी प्रवृत्तियाँ हो गई, मतलब हैबिट कह सकते हो, आदत, रक्षा युक्तियाँ हो गई, व्यक्तित्व घटक हो गए, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं को इन्होंने भली भांति बताया है। मानसिक स्तरों यानी जो लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, जो मानसिक स्तर होते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रायड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं। मतलब जो मन है हमारा उसके 3 स्तर बताए हैं। सिगमंड फ्रायड ने जो हमारे जो मन है हमारा उसके 3 पार्ट्स बताए हैं। पहला है चेतन, दूसरा पूर्व चेतन और तीसरा अचेतन। पूर्व चेतन को हम अर्ध चेतन भी कह सकते हैं। तो जो चेतन मन है उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होता है। और पूर्व चेतन या अर्ध चेतन क्या होता है, इसमें हमें चीज़ें एकदम याद नहीं होती हैं लेकिन बाद में याद की जा सकती हैं। और जो हमारा अचेतन होता है ये जो है जो योजना बनानी है हमें उसका योजनाओं को निर्माण करता है और सेटिस्फिकेशन का निर्माण करता है। उन योजनाओं को कैसे करना है उनकी ये पूरी प्रक्रिया को संभव करता है। तो पूर्व चेतन और अर्ध चेतन स्तर बताए हैं जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मतलब जो हमारे मन बताए हैं, चेतन मन, पूर्व चेतन और अचेतन, ये व्यक्ति की विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन है जिसमें हमारे सभी दमित विचार होते हैं। मतलब जो तीसरा वाला मन है हमारा अचेतन मन, उसमें हमारे जितने भी विचार हैं, थॉट हैं, वो सारे क्या होते हैं, दमित होते हैं अचेतन मन के अंतर्गत। अनुभव और भावनाएं होती हैं इसमें।
जो हमारा अचेतन मन होता है इसमें हमारा अनुभव भी होता है और भावनाएं भी इसी में होती हैं। फ्रायड के अनुसार, जो फ्रायड हैं, फ्रायड के अनुसार ये अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा व्यवहार और अनुभव है ये क्या करता है, ये इन्हें लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी एक्टिविटी इस तरह की हो जाती है कभी कभी कि वो दूसरों को बहुत प्रभावित करती हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। मनोवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट्स, ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। जो मनोवृत्तियां होती हैं तो ये क्या होती है, ये हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती है। जो हमारी इंटरनली इमोशंस होते हैं वो मनोवृत्तियां होती हैं। इंटरनली जो इमोशंस होते हैं हमारे वो मनोवृत्तियां कहलाती हैं। जो हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मनोवृत्तियां कहलाती हैं। जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब ये जो मनोवृत्तियां होती हैं इन्हें हम जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। ये जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु, मतलब जो लिबिडो ऊर्जा होती है ये लैंगिकीय जो संतुष्टि होती है तो उसमें ये उससे ये तुष्ट होती है, मतलब उससे ये सेटिस्फाइड होती है। और जो मनोवृत्ति की ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रिया दर्शाती है। दोनों मनोवृत्ति असमान रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब जो मनोवृत्तियां हमारी ये दोनों असमान रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सुरक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारी सुरक्षा युक्तियां होती हैं, मानव में संघर्ष, तनाव और भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भग्नाशा और कष्टदायक, मतलब जब मानव का जीवन है तो उसमें गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, तनाव और पक्षपात ये सारी भावनाएं होना अनिवार्य है। तो कुछ हमारी सुरक्षा युक्तियां हैं तो वो इनसे क्या करती हैं, इनकी रक्षा करती हैं और इन्हें कष्टदायक होने से भी बचाती हैं। स्थिति को, मतलब जो कष्टदायक स्थिति होती है उसे कम करने का कार्य भी ये मनोवृत्तियां ही करती हैं। स्थिति को कम करने का कार्य करती हैं। भग्नाशा का कारण क्या है? भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है, तो ये सुरक्षा युक्तियां व्यक्ति की खतरे से रक्षा करती हैं। मतलब भग्नाशा का मतलब यह है कि जो हमारी वास्तविक स्थिति, मतलब कोई वास्तविक समाधान नहीं हो पा रहा है किसी समस्या का, तो ये जो सुरक्षा युक्तियां हैं ये उनसे हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। निम्नलिखित रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती है। मतलब जो काम में ली जाने वाली रक्षा युक्तियां हैं वो देखते हैं आगे कौन कौन सी हैं। देखिए वो है हमारी तर्क संगति। सबसे पहली है तर्क संगति, रैशनलाइजेशन। इसमें आपको विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना अथवा किसी कोर्स में प्रवेश ना मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना, इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो तर्क संगति है उसमें क्या है कि आपका जो व्यवहार है इसको आप विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए आपको तर्क बताया जाएगा। और जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे मान लो पुलिस द्वारा कोई कैदी पकड़ा गया, पुलिस द्वारा कोई जो क्रिमिनल हम पकड़ती है पुलिस, तो क्रिमिनल पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो क्रिमिनल से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें क्यों पकड़ा, किस जुर्म पकड़ा है, तो वो अपना जो है व्यवहार बताएगा और कारण बताएगा, व्यवसाय भी बताएगा कि मैंने ये व्यवसाय किया और इसलिए मुझे पकड़ा गया। तो ये हमारा तर्क संगति के अंतर्गत
आता है। अगला है हमारा दमन, रेस्पिरेशन। इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार विचारों, भावों, यादों को अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों का दमन कर देती हैं। मतलब दमन का मतलब यही है कि जो हमारे विचार होते हैं, मतलब अवांछनीय या अस्वीकार, मतलब स्वीकार ना करने वाले जो विचार होते हैं, यादें होती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अचेतन में धकेल देते हैं, क्योंकि उन्हें याद करना भी बड़ा कष्टपूर्ण होता है। और जैसे बात करें, जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम उसे बार बार याद करते हैं, और जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी नहीं हो पाती हैं, गलत होती हैं, तो हम उन्हें बहुत कम याद करते हैं, उन्हें तो याद ही नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को कि जिनसे हमें दुख पहुंचा हो। तो ये दमन का मतलब हो गया। अगला है प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है। मतलब यह है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। तो इसमें हम जो सांवेगिक हमारे इमोशंस है, प्रतिक्रिया हैं, उन्हें क्या करेंगे, व्यक्ति या परिस्थिति से, मतलब या तो व्यक्ति हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, कंडीशन हो कि हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेजनी पड़े या एक स्थान से दूसरे स्थान में उसे ट्रांसफर करें, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे की माँ ने उस बच्चे को पनिशमेंट दिया, यानी पिटाई कर दी, तो वो क्या करता है, अपना जो गुस्सा है वो या तो छोटे भाई बहनों पर निकालेगा या जो उसके खिलौने हैं उन्हें फेंक फेंक के मारेगा या उन्हें तोड़ देगा। तो इस तरह से वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपना जो है गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगला है हमारा प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, मानव है, गलती करना नेचुरली है, हर आदमी गलती करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गलती खुद करने के बावजूद अपनी सारी गलती किसी दूसरे पर डाल देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण कहलाएगा। मतलब उन गलतियों को वो किसी दूसरे के सर मढ़ देते हैं या ये कहते हैं कि ये गलती मैंने करी है, इसने करी है, इस तरह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेपण कहेंगे। जैसे मैं उससे घृणा करता हूँ, जैसे मैं उससे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करती है कहा जाता है। मतलब कहने का ये कहना चाहिए ये कि मैं उससे घृणा करता हूँ या जलता हूँ, लेकिन वो उल्टा कहता है कि वह मुझसे जलती है या जलता है। मतलब उल्टा कहता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित कर देता है। अगला है हमारा प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन है ये प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें क्या होता है, अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल, मतलब जो भावनाएं होती हैं हमारी, उन्हें अपने व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना है। मतलब जो हमारी व्यवहार है तो उसे हम कैसा करेंगे, जो हमारी रिएक्शंस हो रही है उसके बिल्कुल अपोजिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। इस जीवन ऊर्जा लिबिडो को संतुष्टिकरण के प्रकार पर निर्भर करती है। फ्रायड के अनुसार इस मनोलैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। मतलब यह है कहने का कि ज्ञान के स्थान पर क्या करते हैं बच्चे, प्रेम करते हैं। मतलब
अगर उन्हें पढ़ाया जाए क्लास में जैसे, तो बच्चे पढ़ने के बजाय प्रेम करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये क्या है, ये मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं बच्चों की, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, जो कि सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने इनका वर्गीकरण किया है। अब इनकी कुछ स्टेज हैं, तो सबसे पहले जो स्टेज है वो आती है इनकी मुखीय अवस्था यानी ओरल स्टेज। सबसे पहली है इनकी ओरल स्टेज। तो इसमें देखते हैं होता क्या क्या है। इसमें जो होता है, बालक के विकास की प्रथम अवस्था मुखीय अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। मतलब जो मुखीय अवस्था है ओरल स्टेज, ये जन्म से 18 माह तक होती है। जो मुखीय अवस्था है ये जन्म से 18 माह तक होती है। मुख्य क्रियाएं जिसमें होठ, जीभ और सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं। चूसना, निगलना, दबाना, काटना बालक को खुशी देता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से जो 18 साल की एज है बच्चे की, उसमें क्या होता है, बच्चे को काटना या निगलना या दबाना और चूसना, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, अगर ऐसा बच्चा करता है तो उसे बड़ा खुशी मिलती है। और जो मुख्य क्रिया करने के उसके पार्ट्स हैं, बॉडी के अंग हैं, वो है उसके जीभ है, होठ हो गए, तो ये या उसके सहायक जो मुख्य भाग है उनसे ही प्रतिक्रिया बच्चा करता है मुखीय अवस्था में। अगली आती है गुदीय अवस्था यानी एनल स्टेज। अगली है हमारी एनल स्टेज। इसमें क्या करता है बालक, बालक के विकास की ये अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है। मतलब जो हमारी गुदीय अवस्था है वो 18 महीने से 3 महीने तक होती है, और जो हमारी ओरल स्टेज है यानी मुखीय अवस्था वो होती है हमारी जन्म से 18 महीने तक। तो ये जो अवस्था है गुदीय अवस्था, ये 18 से 3 वर्ष तक होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। मतलब जो मुंह की ऊर्जा है वो गुदा क्षेत्र में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से मल त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होती है। मल त्यागने की जो क्रिया, मतलब जैसे जब बच्चा फ्रेश होता है या लैट्रिन करता है, तो जब पॉटी करता है बच्चा, तो उसे बड़ा सुख का अनुभव प्राप्त होता है और वो बड़ा खुशी महसूस करता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा आराम मिला। तो ये जो अवस्था है हमारी गुदीय अवस्था, ये 18 महीने से 3 वर्ष तक होती है, और ये जो है इसमें जो मुखीय ऊर्जा होती है वो हमारी गुदीय अवस्था तक ट्रांसफर हो जाती है। गुदीय अवस्था में ये सारी चीजें होती हैं। क्रियाओं से तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है। मतलब जो मल त्याग की क्रिया होती है तो इससे क्या होता है, ऐसे जो तनाव होता है, प्रेशर होता है, तो उससे क्या मिलती है, बच्चे को खुशी मिलती है। तीसरी अवस्था है हमारी उत्तर लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। मतलब तीसरी है हमारी उत्तर लैंगिक अवस्था। ये अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। फ्रायड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। मतलब यह है, ये जो अवस्था है उत्तर लैंगिक अवस्था, इसमें क्या होता है कि ये जो अवस्था है ये 3 से 5 वर्ष तक होती है, और इसमें बालक का जो संतुष्टिकरण है वो जननांग, जो हमारे जनांग होते हैं उन पे सेंटर्ड हो जाता है। और इसी एज में जो बालक होता है वो तो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, और जो बालिका होती है वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। तो ये इसी अवस्था के लक्षण हैं। और उसे दूसरों में बांटना नहीं चाहते। बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगाव और समान लिंगीय अभिभावक से द्वेष रखता है। फ्रायड ने इसे ओडिपस, कहने का मतलब यह है कि लड़की जो है वो
अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करेगी इस अवस्था में, और लड़का जो है अपने माता से ज़्यादा प्रेम करेगा। तो ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। समान लिंगी अभिभावक से द्वेष रखता है। फ्रायड ने इसे ओडिपस का नाम दिया। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूढ़पन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि अगर लड़की अपनी पिता से प्रेम करती है तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मतलब लड़की का अपने पिता से प्रेम करना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और लड़के का अपने माता से प्रेम करना ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये हमारे इसी अवस्था में होते हैं जो हमारी उत्तर लैंगिक अवस्था होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। अगला है हमारा स्वयंमोह, मतलब खुद से प्रेम, स्वयंमोह। शैशवा अवस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है, और आत्मा प्रेम की भावना को फ्रायड ने स्वयं मोह कहा है। ये किशोरावस्था में अधिक होता है। मतलब जो स्वयं मोह की भावना है, इसमें क्या है कि बच्चा शैशवावस्था में अपने आप अपना जो रूप है उसी पर मोहित होता है, और जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे को स्वयं मोह होता है। मतलब खुद से ज़्यादा प्रेम करता है, अपने सजने संवरने में या अपने आप को अच्छा बनाने में अधिकतर समय वो खर्च करता है। और ये जो है किशोरावस्था में जो एडोलसेंस होती है उसमें ये सारी चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती हैं। अगली अवस्था है हमारी सुप्त अवस्था यानी लेटेंसी पीरियड। इसमें क्या है, बालक की अवस्था 5 वर्ष से यौवनारंभ, मतलब जब बच्चे की आयु 5 वर्ष होगी और ये 5 वर्ष से जब बच्चे यौवनारंभ तक आएगा तक होती है ये अवस्था, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है। मतलब इस अवस्था में लैंगिकता जो होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है और कम महत्वपूर्ण होती है। ये अवस्था सामान्यतः शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्र विस्तृत करता है। मतलब ये जो अवस्था है लेटेंसी स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है, मतलब ये शांत अवस्था है और इसमें जो संज्ञानात्मक कौशल होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कल्चरल वैल्यू, जो कल्चरल वैल्यू और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, इनका जो इन्हें ग्रहण करके इनका क्षेत्र जो है विस्तार करता है इनके क्षेत्रों का। तो ये जो है लेटेंसी स्टेज की चीज़ें हैं और ये लेटेंसी स्टेज में ही होती हैं, जो संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों का ग्रहण करके ये उनका विस्तार करता है। अगला है हमारा जननांगीय अवस्था, जेंटल स्टेज। ये किशोरावस्था काल है जिसमें लैंगिक ऊर्जा, मतलब ये जो है ये जो जननांगीय अवस्था है ये किशोरावस्था होती है और इसमें क्या होता है, पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। मतलब जो लैंगिकी ऊर्जा होती है या जननांगीय ऊर्जा कह सकते हैं, लैंगिकी ऊर्जा कह सकते हैं, ये पूरे बल के साथ फिर दोबारा प्रकट होती है। तो इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी होता है। मतलब ये जो अवस्था है इसमें जो प्रेम होता है वो अधिक परोपकारी होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों जैसे इदम, अयम और परम अयम से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये जो हमारी एडोलसेंस है इसमें ये जो जननांगीय ऊर्जा होती है दोबारा प्रकट हो जाती है और इसमें जो मुख्य घटक बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने वो है हमारे इदम, अयम और परायम। इनमें क्या होता है, जो प्रत्येक घटक का कार्य है वो गतिशीलता होती है इनके कार्यों में और ये एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे उसका। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो
मैं किस पे बनाऊं। इसी के साथ जय हिंद।